चलिए शुरू करते हैं आज क्लास रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हमने लास्ट टाइम आपके टॉर्क के बारे में पढ़ाई करी थी, हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, हमने कुछ सवाल भी किए थे आपके, और एक सवाल और है आपकी बुक पे, एग्जांपल है, उसको हम कर लेते हैं। अच्छा सवाल है। सवाल दे रखा है, अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 केजी मास एंड 4 केजी इन मास सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एजेस। नाइफ एजेस का मतलब सिंपल हिंग सपोर्ट टाइप की कोई सपोर्ट है। नाइफ एजेस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे और लगभग यहाँ से आपके 10 सेंटीमीटर पे आपका यहाँ पर आपके सपोर्ट्स लगे हुए हैं। नाइफ एजेस मान लो कुछ ही मानते हैं, एक सपोर्ट्स टाइप से मानते हैं। उसके बाद आपको बोल रखा है, 6 केजी लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन। किसी एक एंड से, जैसे कि इसी एंड से आपका 30 सेंटीमीटर लगभग 30 सेंटीमीटर पे आपका यहाँ पे एक लोड सस्पेंड कर रखा है। मतलब मैंने यहाँ पे लोड है आपका वो लटका रखा है यहाँ पे। 6 केजी लोड इज सस्पेंडेड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन। तो लेट्स से कि आपका यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, इसमें W1 बोल देते हैं, और फाइंड द रिएक्शन एट नाइफ एजेस। तो यहाँ पे कितना रिएक्शन आएगा निकलते कुछ है। अच्छा, कौन कौन से लोड लगेंगे अगर हम बात करें तो इस मेटल बार की कुल लंबाई आपको दे रखी है 70 सेंटीमीटर। इस मेटल बार की टोटल लंबाई आपको 70 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऑब्वियसली इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी एक एंड से कितने पे होगा सेंटर मास का 35 सेंटीमीटर पे, एक एंड से आपका दूसरे एंड से 35 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ऑफ मास लेट्स से जी बोल दिया। तो वो काम करेगा, डब्ल्यू होगा जो नीचे ही लगेगा, W1 भी नीचे लगेगा, डब्ल्यू भी नीचे लगेगा क्योंकि लोड से आता है। रिएक्शंस कहाँ लगते हैं? तो रिएक्शन हम दिमाग लगा क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम करने के रिएक्शन हमेशा हम ऊपर की तरफ मानते हैं कि R1 ऊपर मान दिया, R2 भी मैंने कहाँ मान दिया, ऊपर मान दिया। अब एक काम करता हूँ, इन सारे लोड्स को यहाँ से हटा के मैं एक सिंपल एफबीटी बनाता हूँ, एक बॉडी बनाता हूँ, आपकी एक लाइन डायग्राम से इस बॉडी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए लाइन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश, मेरा सवाल है R1 और R2 मुझे निकालना है। तो ये सवाल क्योंकि इक्विलिब्रियम का है तो आई हैव टू यूज इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और दो इक्वेशन होती है आपकी, एक फोर्स इक्विलिब्रियम और एक मास इक्विलिब्रियम, तो मुझे यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैंने क्या बोल दिया कि यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, यहाँ पे R1 लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे R2 लग रहा है, यहाँ पे कहीं पे आपका W1 लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी, इसकी वैल्यू को अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो हो जाएगी आपकी, अगर हम G को जो है बेटा आपका, लेट्स से इस क्वेश्चन में अपने लिए, लेट्स से इस क्वेश्चन में G की वैल्यू को हम 10 लेके चलते हैं। लेट्स से अगर कुछ नहीं बोला गया हो तो आप क्या होता है G की वैल्यू को 9.8 लेके चलते हैं, बट फॉर अस लेट्स टेक दिस वैल्यू W1 as सॉरी GS 10 मीटर पर सेकंड। उसने बोला था 6 केजी का मास लटकाया हुआ है वहां पे, 6 केजी का मास लटकाया हुआ है। अब 6 केजी का मास लटकाया हुआ है वहां पे, तो मैं यहाँ पे W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, W1 की वैल्यू जाएगी आपकी 6 into 10 mg, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। तो यहाँ पे आपका 60 न्यूटन लोड एक लग रहा है। ऊपर से इस पूरी रॉड का मास क्या दे रखा है, 4 केजी दे रखा है। तो W हो जाएगा मेन W, वो सेंटर पे लग रहा होगा W, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 into 10, तो हो जाएगा आपका 40, 4 into 10 हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है आपकी इस रॉड का, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लोड सस्पेंड किया गया, ये आपके रिएक्शंस है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम करना है। अच्छा, एक बार मैं इन डिस्टेंसेस को मार्क कर देता हूँ ताकि आपकी आसानी रहे। तो ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 10, ये आपको डिस्टेंस यहाँ से दे रखा है 10, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है, हाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, इस सेंटीमीटर में देखा 10, और बाकी डिस्टेंस मैं सारे डिस्टेंस में यहीं से मार्क कर रहा हूँ। देखना थोड़ा सा, ये डिस्टेंस आपको देखा, यहाँ से ये डिस्टेंस दे रखा है 30, यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और मार्क करना चाहूँ तो आपको यहाँ पे दे रखा है जो आपका सेंटर वाला मास होगा, वो मास कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 35, टोटल रॉड 70 सेंटीमीटर की है, तो ये 35 सेंटीमीटर की हो जाएगी। चलिए, और अच्छी बात है। अच्छा, मैं सब सारे डिस्टेंस जो बताया ना एक ही तरफ से मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको डिस्टेंस फाइनल ये R2 कितने डिस्टेंस हो जाएगा सर, टोटल लेंथ 70 है, पूरी रॉड की लेंथ 70 है, और यहाँ से 10 पे दे रखा है आपको, यहाँ से आपको क्या दे रखा है 10 पे दे रखा है, यहाँ से अगर ये 10 पे दे रखा है और 70 टोटल लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 70 माइनस 10 यानी 60 सेंटीमीटर। मैंने जानबूझ के एक एंड से सारे के सारे लिए हैं ताकि मुझे बाद में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। अब इस सवाल में अगर मुझे R1 और R2 निकालना है, सवाल प्रॉब्लम बता रहा है कि R1 निकालिए कितना होगा और R2 निकालिए कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले मैं लगाऊंगा फर्स्ट आपका फोर्स इक्विलिब्रियम। फोर्स इक्विलिब्रियम मैंने कहा था कि इस तरह की जब रॉड आ जाए तो इक्विलिब्रियम में आपको बस क्या सोचना होगा, ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, जितने फोर्स ऊपर उतने फोर्स नीचे। तो ऊपर वाले फोर्स क्या है, R1 और R2 एक साथ लिख जाएंगे, जो दोनों ऊपर है इक्वल टू नीचे कौन कौन सा फोर्स है, W1 प्लस W, ये हो जाएंगे।
तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, R1 प्लस R2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 प्लस इसकी वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू 40 है, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गई आपकी R1 और R2 की। ठीक है, अब फोर्स इक्विलिब्रियम हम कर चुके हैं। दूसरी चीज हम कौन सा इक्विलिब्रियम करते हैं, दूसरी चीज हम करते हैं आपका टॉर्क इक्विलिब्रियम। इसमें क्या करते हैं, नेट टॉर्क आपका हम जीरो करते हैं, नेट टॉर्क क्या करते हैं हम आपका जीरो करते हैं। अब सवाल ये आता है कि नेट टॉर्क किसके अबाउट नेट टॉर्क हम जीरो करें। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप जीरो कर सकते हो, अबाउट एनी पॉइंट आप क्या कर सकते हो जीरो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जानबूझ के आप ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करते हो जहां से आपको क्वेश्चन करना, सॉल्व करने में आसानी हो। तो लेट्स से कि ये पॉइंट आपका ए है, लेट्स से ये पॉइंट बी है, लेट्स से ये पॉइंट बी सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो आप ए बी सी डी ई एफ किसी भी पॉइंट पे बैठ के नेट टॉर्क जीरो कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम किसी एक हिंज पॉइंट पर या किसी एक सपोर्ट में बैठ के हम सॉल्व करें। उससे क्या अच्छा होगा कि उससे हमारे लिए एक देखो जिस पॉइंट में बैठ के, जिस पॉइंट में बैठ के हम टॉर्क लिखेंगे, तो वहां पर से निकलने वाले फोर्स का टॉर्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जानबूझ क्या करते हैं, हम टॉर्क अबाउट नेट टॉर्क अबाउट ओ सॉरी बी जीरो कर देते हैं इस पॉइंट के अबाउट। याद रखेंगे बेटा, जब भी आपके इस तरह का सवाल आएगा तो हमेशा हिंज पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क जीरो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंज पॉइंट के अबाउट ही कर सकते हैं, पर किसी के भी साथ सकते हैं, पर हिंज पॉइंट के अबाउट करने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। बिकॉज हिंज पॉइंट के अबाउट करने से जो हिंज पॉइंट पे आपका फोर्स आ रहा है उसका टॉर्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ क्या सोचना है, यहाँ पे आपको बस वही सोचना है कि आपको कि कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बराबर रखना है, बस ये ध्यान रखना। तो अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ, पहली बात तो मुझे बताइए, बी पे बैठे हो, यहाँ तो कोई फोर्स है नहीं, तो यहाँ सोचना नहीं है, फोर्स यहाँ पर है। अब आप मुझे हमेशा बताइए कि W1 की वजह से, याद रखना आप कहाँ पर बैठे हो, बी पे बैठे हो, W1 की वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बता दो बस। यहाँ बैठे हो आप बी पे और W1 को देख रहे हो, तो कैसा घुमाएगा आपको, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। सर डी पे बैठे हैं। बी बॉम्बे, हिंज पॉइंट पे बैठा ओके। है, बोला ना मैंने। तो बी पे अगर हम बैठे हैं तो बताइए सी पे लगने वाला फोर्स है W1, एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, बी पे बैठो बेटा, सी को देखो, बी पे बैठ के आप सी को देखो अच्छा ना, सी सी पे बैठ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ओके आएगा। सी। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होता है आपका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, बताया था ना। जी। तो फोर्स कितना है 60, हाँ। क्लॉकवाइज साइड लिखा 60 इनटू डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, ये डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच में, अगर ये पूरा 30 है और ये 10 है तो ये डिस्टेंस कितना 30 होगा, 40। बी से डिस्टेंस ले रहे हैं बेटा, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना अच्छा होगा, 20 20 होगा ना। आप ये सोचो ना, हम हर चीज बी पे बैठ के कर रहे हैं, ये सोचो बस। अब हम बी पे बैठे हुए हैं, बाकी पूरी दुनिया को हम बी से देख रहे हैं, ये हो गया। अब मुझे बताइए जो डब्ल्यू की वजह से ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर हम बी पे बैठे हैं तो। क्लॉकवाइज। वेरी गुड, तो हम इसी साइड लिख देंगे, कितनी वैल्यू होगी उसकी, 40 इंटू 25। 40 इंटू 25, आप लोग ये 35 है, ये 10 है, 25 है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इस R2 की वजह से क्या होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज साइड क्या लिखेंगे उसके लिए हम, R2 की वजह तो पता नहीं, तो R2 लिख देंगे बस। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका बी से, 50। वेरी गुड, 50 हो जाएगा बस। तो ये आपने जो दूसरी क्वेश्चन लिखी है इसको हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको वापस लिखता हूँ वापस, R2 into 50 is equal to यहाँ पे 60 into 20, 60 into 20 कितना हो जाएगा आपका 60 और 12 यानी 1200 प्लस दूसरा पार्ट क्या है आपका, यहाँ पे लिखा है आपका 40 into 25, 40 into 25 कितना हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कम आउट टू बी 1000, 4 into 25 100 होता है और जीरो आगे 1000। तो यहाँ से R2 आप निकाल सकते हो, 50 is equal to 1200, तो ये हो जाएगा आपका 2200। आप काटा पेटी मचाओगे यहाँ से और आपका आंसर में क्या जाएगा, R is equal to 4 5 20 5 4 20 और 5 4 20 44 न्यूटन। निकल के आ गया R2, राइट राइट। समझ में आया नहीं आया R2 किसने निकला,
जी सर आया। ठीक है। इसी तरह से अब हम यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी, उसमें आपने लिखा था स्टार्टिंग में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन लिखा था। यहाँ से आपका R1 निकाल सकते हो, R1 R2 आप निकाल सकते हो 44, यहाँ पे 100, तो आप R1 की वैल्यू क्या निकाल पाओगे यहाँ से, इट विल कम आउट टू बी 100 माइनस ये 4 अपना 6 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 46, आपका यहाँ पे आ जाएगा 46, सही। तो ये आपका 46 न्यूटन निकल के आ गया। तो इसी तरह से आपने R1 R2 निकाल दिया। समझ में आ गया दोनों? जल्दी बताइए। जी सर। ठीक है, बाकी जैसे चैप्टर में हम आगे आगे बढ़ेंगे और नई नई चीजें पढ़ेंगे, तब हम आपको और नए नए सवाल करवा करेंगे, इन सवालों को समझ लेना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चीज जो बेटा हम पढ़ रहे हैं आपका, वो हमने टॉर्क यहाँ पे हमने खत्म कर लिया। आपका टॉर्क तो हम पहले ही बता चुके थे। अब हम एक हल्की सी नई चीज देखने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं तो नहीं, हम एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ चुके हैं, राइट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, आपको याद हो? आई होप, वैसे याद नहीं होगा मुझे लग रहा है, ऐसा याद है? सर आप बता दीजिए। तो देखो सुनो, अगर हम बात करें यहाँ पे आपका किसी भी बॉडी के लिए जब हम नेट टॉर्क लिखते हैं, मैं जब लिखवाऊंगा एंगुलर मोमेंटम तो रिवाइज करवा दूंगा, नेट टॉर्क लिखते हैं, तो टॉर्क नेट को हम क्या करते हैं, हम वेक्टर सम लिख सकते हैं टॉर्क नेट को। बॉडी पे जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम, और वेक्टर सम में हमने क्या दिमाग लगाया था कि जितने क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज, उस तरह से बात करेंगे। क्लॉकवाइज को हम मानते हैं आपका क्रॉस वाला साइन देते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को हम डॉट वाला साइन देते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। ऐसे ही किसी बॉडी पे जब आप नेट एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हो, ऐसे किसी बॉडी पे नेट एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो नेट एंगुलर मोमेंटम एल होता है, तो उसके लिए हम सिंपल L1 प्लस L2 प्लस L3 इस तरह से हम लिख सकते हैं। पूरी बॉडी पे जितने भी एंगुलर मोमेंटम आ रहे हैं वो सबको लिख सकते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, उसका फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, आर क्रॉस। बेटा फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हो उसका मतलब आप नोट्स नहीं लिख रहे हो, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे आप नोट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो। नोट्स कंप्लीट कर रहे हो आपको फॉर्मूला याद होते हैं। तो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी का फॉर्मूला एम बी होता है। ये सारी चीज मैंने उस टाइम बताई थी। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, आर क्रॉस एम बी, और यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा, आर इज इक्वल टू एम बी, सॉरी एम आर क्रॉस वी, ये फॉर्मूला में निकल के आता है। ठीक है, मैंने फिर ये तो आपके एग्जैक्ट फॉर्मूले हो गए। मैंने मैग्नीट्यूड की जब बात करी थी एल के, तो मैंने बताया था इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको आर परपेंडिकुलर पी, या फिर इसको आप आर पी परपेंडिकुलर लिख सकते हो। ये सब चीजें मैंने उस टाइम पे समझाई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर हम एक काम करते हैं, हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे, हम एक काम करते हैं, हमने ये लिख दिया, तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जब एल नेट की बात होगी यहाँ पे, तो मैंने ये लिखा है एल नेट क्या हो जाएगा सबका, L1 प्लस L2 प्लस L3 से लिखता हूँ, यानी समेशन ऑफ ऑल एल आई, समेशन ऑफ ऑल एल आई, मतलब अलग अलग वन की आई क्यू अलग अलग रखते जाओ, वापस लिखा जाएगा। अच्छा ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा इनडायरेक्टली, इसका मतलब हो जाएगा समेशन ऑफ आर क्रॉस पी हो जाएगा, समेशन ऑफ आर क्रॉस पी हो जाएगा। अगर मैं ज्यादा बेटर की बात करूँ तो यहाँ पे आई आई और लगाना पड़ेगा बस। आई का मतलब होता है 1 2 3 अलग अलग को ऐसे वैल्यू देते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ क्या लेता हूँ आपका, दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो डी एल नेट बाय डी टी करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एल डी एल आई बाय डी टी हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा इसमें, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ आपका क्या, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपका हाँ, अब ये वाली बात निकल के आती है, और इसको मैं समेशन साइन को बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से, ये क्या निकल के आ जाएगा, डी एल आई बाई डी टी निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका डी एल आई बाई डी टी। अब मैं इस चीज को लिख सकता हूँ आपका, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ आपका समेशन ऑफ टॉर्क, इस चीज को मैं लिखता हूँ आपका समेशन ऑफ टॉर्क। मतलब एक फॉर्मूला मेरा निकल के आता है क्या कि, और समेशन ऑफ टॉर्क क्या होता है, समेशन ऑफ टॉर्क इसको देखो तो यही तो था समेशन ऑफ टॉर्क, यही था। तो इसका मतलब मैं इसको लिखता हूँ क्या, इसको मैं लिखता हूँ नेट टॉर्क। तो एक चीज क्या निकल के आती है, एक चीज ये निकल के आती है कि टॉर्क नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू आपका डी एल बाय डी टी। नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू डी एल बाय, और डी आपका जो एल है ना, ये नेट वाला है एल है, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे इसको। तो ये तो इस तरह का एक फॉर्मूला निकल के आता है कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाय डी। और इसको देख के ना, इसको देख के हमें एक फील आती है, हम कुछ पुरानी बात सोचते हैं, हमें याद आता है कि हमने ऐसी कई चीज कोई पढ़ रखी है, हमने ऐसी एक चीज कहीं ना कहीं
पढ़ रखी है, अब कहाँ पढ़ रखी है वो याद करने की कोशिश करते हैं। हमें याद होगा कि हमने सेकंड लॉ पढ़ा था, हमें थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो हमें याद है कि हमने आपका सेकंड लॉ पढ़ रखा है, ठीक है। अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एनएलएम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो सेकंड था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसमें यही चीज कुछ ऐसे पढ़ी थी कि एफ नेट इज इक्वल टू डीटी बाई टी पढ़ी थी, राइट? याद है कुछ ऐसा? राइट? हाँ जी। हाँ, तो एफ नेट इज इक्वल टू डी बाई टी, ये भी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, बस इसमें क्या लिखा है, टॉर्क नेट इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये टॉर्क, यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, यहाँ लीनियर मोमेंटम, बाकी सब कुछ चीज सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सिमिलर, इट इज लुकिंग लाइक सिमिलर टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो इट इज, ये कह सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। जब आप रोटेशनल मोशन में सेकंड लॉ लगाना चाहते हो तो आप उसको यहाँ से लगा सकते हो, सेकंड लॉ जब आप लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम देखते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये वैसी की वैसी चीजें हैं जैसे हम आपका लीनियर में पढ़ के आए हैं, आपको पुराना वाला याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जैसे देखो सब कुछ वैसा ही है जैसे आप पुराना पढ़ के, अगर पुराना याद होगा तो आपको बड़ा इजी होता है पढ़ना। ऐसे ही हमने एक चीज पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, और वहां पे एक चीज निकल के आई थी कि आप कैसे करते हो, क्या कंडीशन होती है। तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि जो आपका पी होता है, मोमेंटम होता है, ये क्या हो जाता है आपका, कंजर्व हो जाता है। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट हो जाता है। और इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन थी आपकी कि आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पे जो नेट फोर्स है बॉडी पे, जो नेट फोर्स है या फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स है बॉडी पे, वो क्या होना चाहिए आपका, वो जीरो हो जाना चाहिए बॉडी पर। तो हम क्या बोलते हैं, आपके वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया जाता है। Similarly in this fashion we can also do the same thing in conservation of angular momentum। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है कि वहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब जैसे हमने वहाँ पे प्रूव किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। और अभी अभी हम जस्ट हमने इससे पहले देखा है कि आपका जो टॉर्क नेट होता है वो क्या होता है, डीएल बाय डी होता है। डीएल बाय डी अगर जीरो हो गया तो टॉर्क नेट क्या हो जाएगा, यहाँ से वो भी आपका जीरो हो जाएगा, टॉर्क नेट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। और इसी सिमिलरली इस तरीके से क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी कंडीशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंडीशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो कंडीशन हो जाएगी वो यही की यही बन जाएगी आपकी, क्या कि आपका जब बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो होगा तो उस टाइम पे बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर फैशन में जैसे हमने आपका लीनियर वाले चैप्टर में पढ़ा था, बस वहां पे फोर्स का नाम था, यहाँ पे आपका इसका नाम है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम चीजें, कुछ भी चीज यहाँ पे आपकी नहीं बदलती, ठीक है। तो ये इस तरह से हम चीजों को लिख सकते हैं, इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं। आपका जो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लीनियर में आप पढ़ के आए हो, एक बार आप रिवाइज करना, जो भी चीज आप लीनियर में पढ़ा हो सेम टू सेम चीज हम यहाँ पे वापस से पढ़ रहे हैं, बस आपने उनका नाम को क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ नया, सब कुछ सेम टू सेम है आप जो पहले पढ़ के आए। चलिए आगे बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, ये सवाल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं अभी देखता हूँ क्या वो क्या रहेगा। चलो बेटा, एक नेक्स्ट नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नया टॉपिक है आपका, इसके बाद में हम पढ़ाई कर रहे हैं। वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज अ वेरी 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 आई वुड से इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मतलब बिल्कुल नया टॉपिक है, और जैसे सेंट्रल मास बिल्कुल नया टॉपिक होता है क्लास 11 बच्चों के लिए, उसी तरह जो ये टॉपिक है आपका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ये भी बिल्कुल नया टॉपिक है। क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। वैसे बता दूं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक मैथमेटिकल टूल है ये, एक मैथमेटिकल टूल है आपका ये, समझेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखते हैं
इनर्शिया। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अब सुनिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। देखो मैं आपको कुछ अभी चीजें ऐसी बताऊंगा, ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जो एक्चुअली में सिर्फ जुगाड़ है, सिर्फ जुगाड़ है, सिर्फ जुगाड़ के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को समझना, ठीक है, वरना एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं। देखिए बात ये होती है कि याद रखना एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, जब भी आपको रोटेशन पढ़ना है, जब भी आपको रोटेशन पढ़ना है, याद रखना एक बात, हमेशा उसे लीनियर से कंपेयर करो। whenever whenever we want to study rotation, we will think of formula and quantities of linear motion. मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से मैं बताऊंगा इसको। देखो जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे ना तो मैं और डिटेल में इन चीजों को बताऊंगा। मतलब ये मैं भी आपको अभी बता दे रहा हूँ, बाकी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे जहां वहां पर आपका लीनियर में जैसे आपकी वेलोसिटी हुआ करती थी v, ठीक है, सेम चीज रोटेशन में क्या होती है आपकी ओमेगा होती है। बिल्कुल सेम टू सेम चीज होती है, जैसे बस बस नाम का फर्क होता है, फॉर्मूले का ऑब्वियस फर्क होता है। जो काम वेलोसिटी आपका लीनियर में करती है वही काम रोटेशन ओमेगा करती है। जैसे लीनियर में आपका होता है एक्सीलरेशन को आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे क्या बन जाती है आपकी अल्फा एंगुलर एक्सिस बन जाती है। जैसे वहां पर आपने जो चीज पढ़ी है आपका मोमेंटम पढ़ा है पी से आप पढ़ते हो, वही चीज यहाँ पे क्या बन जाती है एंगुलर मोमेंटम बन जाती है आपकी। जैसे वहां पे आपने जो चीज पढ़ी है फोर्स, वही चीज यहाँ पे क्या बन जाती है आपका टॉर्क बन जाती है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेन बात ये कि जो फॉर्मूले आपने वहां पढ़े हैं सेम टू सेम फॉर्मूले यहाँ एप्लीकेबल होते हैं, बस नाम चेंज। जैसे आप ए को क्या लिख सकते हो, ए को लिख सकते हो आप डी वी बाय डी टी। सिमिलरली यहाँ अल्फा को क्या लिख सकते हो आप डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। जैसे आप पी को क्या लिख सकते हो, पी के बारे में खैर अभी नहीं लिख रहे, पी के बारे में तो नहीं बताना, ठीक है। जैसे एफ को, जैसे आप एफ को क्या लिख सकते हो, एफ को लिख सकते हो आप डी पी बाय डी टी लिख सकते हो। सिमिलरली आप टॉर्क क्या लिख सकते हो आप डी एल बाय डी टी लिख सकते हो। तो मेरा मेन मोटिव ये था बताने का यहाँ पे कि जैसे जब भी आपको रोटेशन के बारे में पढ़ना हो ना, ये सब चीज कोई बताएगा नहीं, याद रखना कभी, ये सब को बात कोई बताता नहीं है, लेकिन ये जुगाड़ है तरीके और यही तरीके है पढ़ने का आपका रोटेशन को। जब भी आपको रोटेशन के बारे में पढ़ाई करनी है, कोई फॉर्मूला याद करना है या कुछ भी करना है, तो आप उसको लीनियर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करके देखो, वहां के जो भी रिलेशन होंगे वो सारे रिलेशन यहाँ काम करेंगे। रिलेशन का मतलब दो या दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन होता है ना, उसको रिलेशन बोलते हैं यहाँ पे। दो या दो चीजों के बीच में जो आपका फॉर्मूले होते हैं उनको रिलेशन बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो भी रिलेशन होंगे वो सेम टू सेम रिलेशन आपके यहाँ भी काम करेंगे। पर गड़बड़ एक है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मास। यहाँ पे एक जो लीनियर में एक शब्द होता है मास, इसका भी एक कंटेम्परेरी पॉइंट होता है, कंपेरेबल पॉइंट होता है, पैरामीटर होता है जो आपका यहाँ पे रोटेशन काम करता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक तरह से देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ जुगाड़ तरीके से मैं बात बोल रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा होता कुछ नहीं, ठीक है। जुगाड़ तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जो काम मास करता है, जो काम मास करता है लीनियर वाले चैप्टर में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है आपका रोटेशन वाले चैप्टर में। तो एक तरह से आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज लाइक अ रोटेशनल मास पैरामीटर। इट इज लाइक अ रोटेशनल मास पैरामीटर। होता नहीं है मास, ऐसा नहीं कि आप मास बोल दोगे उसको, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो समझने के लिए कि जो लीनियर में मास m होता है ना, उसी तरह कौन काम करता है यहाँ पे, रोटेशन मास काम करता है। अभी आप कैसे इस बात को समझोगे, रियलाइज करोगे, अभी मैं आपको थोड़ी देर समझाऊंगा तो और ज्यादा रियलाइज होगा, बस ये समझ थोड़ी देर रुक जाएंगे तो आपको चीजें अच्छी लगेंगी सुनने। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो काम मास करता है आपका लीनियर वाले चैप्टर में, वही काम क्या करता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशन में। तो मैं इसको एक तरह से रोटेशनल मास के नाम से पुकार सकता हूँ, होता नहीं है बस पुकार सकता हूँ। अब कैसे, तो देखिए इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हम डिराइव करते हैं इसके फॉर्मूले को। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हम सब जानते हैं वो क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। कुछ खास बताने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करें कि आगे हम क्या सोच सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने, ये बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा अगर हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी अगर रोटेशन कर रही है और ये आपका हिंज पॉइंट है, ठीक है, और अगर ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है आपकी, फॉर्मूला कई बार इसकी वेलोसिटी होती है आर ओमेगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या होती है आपकी आर ओमेगा होती है, ये भी जानते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम ये लिखते हैं हाफ एम, क्योंकि हम रोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हमें रोटेशन की वेलोसिटी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो इसको हम लिखते हैं आर ओमेगा का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ
एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने किसके लिए लिख दिया, ये तो मैंने सिर्फ एक पार्टिकल का, कोई अगर एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ पे तो हम इसकी बात करते हैं। मान लो देयर आर मेनी पार्टिकल प्रेजेंट, इफ देयर आर मोर पार्टिकल्स फॉर मोर देन वन पार्टिकल्स, फॉर मोर देन वन पार्टिकल, अगर एक से ज्यादा पार्टिकल्स आ जाए तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। जैसे मान लो मैं इसको आई के नाम से देता हूँ, आई से मेरा मतलब है किसी भी एक पार्टिकल की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एम आई हो जाएगा, बस यहाँ पे एम आई आर आई ओमेगा आई का स्क्वायर, बस इतना फर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेट होगी, समेशन ऑफ ऑल के आई हो जाएगी, तो वहां पे हम क्या लिख पाएंगे, समेशन ऑफ हाफ एम आई आर आई और ओमेगा आई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने चीज ली, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हम बोलते हैं कि मैंने आपको एक बात पहले ही बोल चुकी है कि पहली बात तो यहाँ पे हाफ कांस्टेंट हो जाएगा, और मैं एक बात पहले ही बोल चुका हूँ कि ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी। मैं ये बात पहले आपको लिखा चुका हूँ, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी। अगर एक रिजिड बॉडी किसी ओमेगा से घूम रही है और उस रिजिड बॉडी पे कितने भी पॉइंट अगर आप ले लोगे तो वो सबके सब क्या होंगे, ओमेगा से ही घूम लेंगे, तो इसका मतलब ओमेगा आई क्या रहता है, सबके लिए सेम रहता है, तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। और हाफ तो कांस्टेंट होता ही है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ बाहर आ जाएगा, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा एम आई आर आई, स्क्वायर मैंने वो लिखना भूल गया, स्क्वायर ये हो जाएगा। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं डिटेल में अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो टोटल फॉर्मूला निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, हाफ बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया एम आई, यहाँ पे आ गया एम आई आर आई का स्क्वायर, ये निकल के आया। अब थोड़ा सा ना इसको हम लीनियर, मैंने कहा ना कि जब भी कोई रोटेशन के बारे में आप पढ़ोगे तो लीनियर से कंपेयर करोगे, इसको एक बार ना हम लीनियर से कंपेयर करते हैं। जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है, या फिर इसको कभी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी लिखी है, ऑब्वियसली मैंने रोटेशन वाली लिखी है, जब ओमेगा का नाम आ रहा है तो रोटेशन आ रहा है। तो एक बार इनको कंपेयर करते हो, देखो मैंने क्या बताया कि जो लीनियर में वी होता है वो यहाँ पे कौन होता है, ओमेगा होता है, क्योंकि आप देखोगे भी कि हाफ का हाफ आ रहा है, हाँ हाफ का हाफ आ रहा है, ठीक है। वी की जगह पे ओमेगा आना चाहिए था, वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब मास की जगह पे यहाँ पे मास आता है, तो मैंने कहा था कि जो यहाँ पे मास आता है, और मास के लिए जो रोटेशनल पैरामीटर होता है उसी क्या बोलते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका आई बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आई। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, जो भी रोटेशन के फॉर्मूले हैं हम उनको लीनियर के फॉर्मूले से कंपेयर करके पढ़ते हैं, तो जब कंपेयर करके पढ़ा जाता है हम पाते हैं कि यहाँ पर जो काम मास कर रहा है, वैसे ही वहां पर एक नई क्वांटिटी आपके सामने पैदा हो गई है, जिसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, और उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, उसी को हम बेटा बोलते हैं आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए मैंने आपसे उस टाइम पे कहा था कि जैसे काम करता है मास लीनियर में, वैसे ही काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रोटेशन में, मास की तरह काम करता है, होता नहीं पर मास की तरह काम करता है। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला डिराइव होकर आया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो हम बोल सकते हैं क्या, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जब आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अलग अलग मास के, उनकी अलग अलग दूरी है, ठीक है, तो ये उस केस में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन कर सकते हो, आई कैन बी डिफाइंड एज समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जब आपके पास में क्या हो, जब आपके पास में बहुत सारे मासेस हो, m1 यहाँ पर है, इसकी दूरी यहाँ से r1 है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे m2 मास है, ऐसे यहाँ पे m3 मास है। बस एक नेक्स्ट चीज समझने वाली जो ये है, वो इंपॉर्टेंट ये समझने वाली है कि ये प्योर रोटेशन के लिए आपने एक क्वेश्चन लिखी, जो आई वाली चीज लिखी आपने प्योर रोटेशन, और प्योर रोटेशन के लिए हमेशा हिंज पॉइंट होता है, और इसीलिए हम कहेंगे कि आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट हिंज पॉइंट, और इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एंड कैलकुलेटेड अबाउट अ रोटेशनल एक्सिस। ये हमेशा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट, किसी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए आपका इस तरह से रोटेशनल एक्सिस है और ये आपका हिंज पॉइंट था इस तरह से, ठीक है, तो ये हिंज पॉइंट, आप हिंज पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट नहीं करते मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाली बात मैं समझा रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप हिंज पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करते,
हिंज पॉइंट से निकलने वाली जो एक्सेस होती है उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हम हिंज पॉइंट करके अब हम करेंगे आपका एक्सेस। तो ये हो गई आपकी रोटेशन एक्सेस। रोटेशन एक्सेस मतलब कि सारे मास इस एक्सेस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये सारे मास इस एक्सेस के अबाउट, और आपके जो R1 R2 R3 होंगे वो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे। ये R1, ये इस तरह से R2, ये इस तरह से R। तो I क्या हो गया, सबका m इंटू आर का स्क्वायर का सम हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ रोटेशनल मास। ठीक है, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो मैंने कहा रोटेशनल मास, इसका मतलब इसका ये नहीं कि केजी इसकी यूनिट हो जाएगी, मास की तरह काम कर रहा है नहीं। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी बेटा वो कुछ नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, आप मास देखो सबके जोड़ोगे तो मास एक तरह से आप एक जनरल फॉर्मूला बनाओगे तो एम क्या आई क्या निकल के आएगा, एम आर स्क्वायर निकल के आएगा। जनरल फॉर्मूला बनाओगे तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर निकल के आएगा। तो इसकी जो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एम की जगह पे केजी और आर की जगह पे मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ, दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया बेटा इतना? जी जी सर। अगर हम बात करें तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एक सिंगल बॉडी की बात करें और सिंगल पॉइंट मास, ठीक है, फॉर अ सिंगल पॉइंट मास, तो उसके लिए सिंपल आप आई का फॉर्मूला क्या लिख दोगे, आप आई का फॉर्मूला लिख दो एम आर स्क्वायर। आर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस। फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मेरा कहने का मतलब है बहुत सारे पॉइंट मासेस, ये पॉइंट मासेस है, वहां पे बहुत सारे पॉइंट मासेस है। तो उस टाइम आपको कुछ नहीं करना, उस टाइम पे आपको सीधे इनको ऐड करना है, क्योंकि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तो उसमें कोई ये सोचना नहीं होगा कि क्या मुझे वेक्टरली ऐड करना है, क्या क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज, कुछ नहीं सोचना है। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस इस तरह से जो भी आ जा रहा है इस तरह से। अब सुनो, एक सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की लेंथ का कुछ दे रखा है, इस तरह से ध्यान देना। अच्छा एक बात और इससे पहले मैं बता दूं आपको, मैंने एक और बात बोली इंपॉर्टेंट जो आपकी समझ में आनी चाहिए, वो क्या कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, आई जो होता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, अबाउट एन एक्सिस। ये हमेशा किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। अब हम क्या जानते हैं, दुनिया में एक्सिस तो बहुत सारी हो सकती है। हम जो एक्सिस जनरली स्टैंडर्ड एक्सिस बनाते हैं, तीन एक्सिस बनाते हैं आपकी स्टैंडर्ड। कौन कौन सी एक्सिस है, एक होती है वाई इस तरह से, एक होती है आपकी इस तरह से एक्स, और एक होती है आपकी इस तरह से जेड। जेड जो होती है परपेंडिकुलर टू प्लेन मानते हैं, तो इसको मैंने बोल दिया जेड जेड एक्सिस हो गया। इसको बोल दिया मैंने एक्स 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 बोल दिया। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया आपका वाई वाई एक्सिस बोल दिया। जनरली आप दुनिया में तीन एक्सिस मानते हो, तो एक्सिस तो दुनिया में बहुत सारी हो सकती है, पर आप तीन मानते हो जनरली, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे ओरिजिन होता है। तो ध्यान, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या बोला किस पर डिपेंड करता है, वो हमेशा अबाउट। तो अगर अगर बॉडी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो वहां पे आपको आई एक्सिस लेके चलना पड़ेगा। जब बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो वहां पे आपको आई वाई वाई लेके चलना पड़ेगा। जब बॉडी आपके जेड के अबाउट रोटेट कर रही है तो वहां पे आपको आई जेड जेड लेके चलना पड़ेगा। और किसी और रैंडम एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो वहां पे आपको उस रैंडम एक्सिस के अबाउट आई के रूप में पड़ेगा। तो आपके जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करती है, हमें उसका रोटेशन का, उस रोटेशनल एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ता है। ठीक है, वो आगे हम बढ़ेंगे तो समझ आएगी। चलिए, बस ध्यान रखना है कि जो भी मास आप लेने वाले हो उसका डिस्टेंस जो है लेना है वो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपका एक्सिस से। अब देखिए एक सिंपल सा प्यारा सा सवाल करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में, कुछ ऐसे धागा से दे रखा है जो कि मास्टर्स धागा है। ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंड्स पर, मतलब हर एंड पर, कॉर्नर्स पर, पॉइंट्स पर आपके मास रखे हुए, ध्यान देना, मास रखा हुआ यहाँ पे। लेट्स से ये एम रखा है, ये भी एम रखा है, और ये भी एम रखा है। ठीक है, और एक एक्सिस मैं आपके सामने बना रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एक्सिस यहाँ पे बना दी है इस तरह से। तो ये आपकी एक एक्सिस है, एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स। एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट, इस तरह से एक्सिस जा रही है। ठीक है, और ये दिस एक्सिस पासिंग थ्रू वन mass and in the plane of triangle,
जो ट्रायंगल आपको बना ना इसी प्लेन में, जिस प्लेन में आपका ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जिस प्लेन में बेटा यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, उसी प्लेन में आपकी एक्सिस है। मान लीजिए आपकी जो इस तरह से है आपकी एक्सिस, इस तरह से एक्सिस है, तो इसी एक्सिस में आपका ट्रायंगल भी है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये आपकी एक्सिस हो गई, तो ऑब्वियसली आपकी इस तरह से रोटेट करेगा, यहाँ पे इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। अब इसकी मान लीजिए दूरी आपको दे रखी है यहाँ से, ये ए दूरी है क्योंकि इक्विवेलेंट ट्रायंगल सारे ए के होंगे। चलिए, और एक दूसरी एक्सिस भी दे रखी है, ये पहला सवाल होगा। अब आपको सवाल दे रखा है यहाँ पे फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं शॉर्ट में लिखता हूं MOI। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट अबाउट, इसको मान लो मैंने ऐसे तो PP एक्सिस बोल दिया, अबाउट PP एक्सिस, अबाउट PP एक्सिस। सेकंड आपको बोल रखा है अबाउट N एक्सिस passing through centroid, passing through centroid and perpendicular to the plane of triangle। समझना सवाल हो जाएगा इसका सेकंड वाला। तो देखिए अब हम पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करें अबाउट PP एक्सिस, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें मतलब नहीं है कि हमें बस इस बात से मतलब है कि सारे मास कितनी दूरी पे रखते हैं। तो ये मास जो है M, एक मास यहाँ पे M, एक मास है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है बेटा, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो ट्राइंगल पे रखे हैं कि स्क्वायर पे रखे हैं, किस पे रखे हैं। मतलब ये है कि इस पे यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा। तो ऑब्वियसली इस वाले का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस वाले का डिस्टेंस एक्सिस से 0 है, ये एक्सिस पे तो रखा हुआ है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आप अपना माइक ऑन करिए, ठीक है, जल्दी से अपना ऑडियो ऑन करिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा। ऑब्वियसली ये समझ में आ गया ना कि इसका डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, एक्सिस से 0 हो जाएगा, ये एक्सिस पे रखा हुआ है आपका, राइट। मुझे इस वाले मास का डिस्टेंस बताओ, एक्सिस से कितना दूरी पे होगा, एक्सिस से कितना दूर दिख रहा है आपको ये मास। सर नंबर में आपको जो डायग्राम में दिख रहा है उस हिसाब से बताओ ना। ए दिख रहा है तो आप ए बोल दोगे, ठीक है। अच्छा ये मास कितना दूरी पे दिख रहा है एक्सिस से, हाँ बोलोगे ए। पर बेटा गड़बड़ है, आपको ये ए नहीं लेना ना, आपको क्या बोला था, ऑलवेज टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरह डिस्टेंस ले लेना आपको। तो आप ये थोड़ा बोलोगे कि एक्सिस से ऐसी दूरी है, एक्सिस से ये दूरी होगी ना इसकी, तो समझ में आ रही है बात। अच्छा ये दूरी होगी ना, और अगर आप इस दूरी की बात करो तो कितना बोलोगे सर, आप बोलोगे ये कि ये अगर टोटल ए है तो आधा आधा हो जाएगा A/2, क्योंकि इक्विवेलेंट ट्रायंगल से कुछ इक्विवेलेंट होगा, तो A/2 दूरी पे हुआ ना, तो इसके लिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/2। समझ में आ रही है बात। 99% बच्चे, जितने बच्चों को आज तक मैंने पढ़ाया सब 99% बच्चे R की वैल्यू A लेते हैं, पर A नहीं लेनी है आपको। इसके लिए A ले लिया समझ में आता है, लेकिन इसके लिए A नहीं लेंगे, इसके लिए A/2 क्योंकि डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर वाला लेना होता है, ठीक है, एक्सिस से। ओके यहाँ पे जब हम यहाँ पे I लिखेंगे तो सीधे सबका, तो M इंटू 0 का स्क्वायर प्लस M इंटू A का स्क्वायर प्लस M इंटू A/2 का स्क्वायर। यहाँ से आप आंसर निकालोगे इस पार्ट का, I इज इक्वल टू 0 प्लस MA स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर बाय 4, तो आपका I निकल के आ जाएगा आपका 5MA स्क्वायर बाय 4। समझ में आगे नहीं आगे जल्दी बताइए। जी सर समझ। तो गलती करी थी वो भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। ओके चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने अच्छा पार्ट बना दिया। उसने क्या बोला कि आपका है इस तरह से, वही सेम फिगर है आपकी, फिगर में कोई कन्वर्जन चेंज नहीं है, आपका है वही, बस उसने चेंज क्या किया, उसने बोला कि अब आपको जो एक्सिस लेनी है ना, वो मान लीजिए मास M यहाँ पर है, मास M यहाँ पर है, मास M यहाँ पर है, सेम मास है, सब सारे मास वहीं पर। अब उसने बस इतना बोल दिया आपसे, कि आपको इस बार सेंट्रोइड जो है इस बॉडी का या सेंट्रोमास है, वहां पर आपको एक्सिस लेनी है, और वो इस तरह से एक्सिस लेनी है कि एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर आपका ये है प्लेन ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल, तो वो एक्सिस परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से जा रही है ZZ टाइप की, तो ZZ एक्सिस में इस तरह से बना सकता हूँ, ये होगी ZZ। तो ऑब्वियसली आपका इस बार ये डिस्टेंस हो जाएगा R, ये हो जाएगा R, और ये, और ऑब्वियसली आपको ये भी समझ आ रहा है तीनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे, राइट, क्योंकि इक्विवेलेंट ट्रायंगल में सेंटर साइड सब बराबर होते होंगे, सब बराबर होता है, राइट, ठीक है। जी सर हाँ जी। तो यहाँ पे जो मैं I लिखना चाहता हूँ, तो सबके लिए क्या लिखूंगा, MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर लिख दूंगा, तो आंसर तो 3MR स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पर एक गड़बड़ होगी सवाल में, क्या एक गड़बड़ ये होगी आपकी सवाल में, वो ये होगी कि आपको ये R की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। R की वैल्यू कैसे निकालते हैं देखिए,
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होनी चाहिए, उसके वैसे होनी चाहिए चीज। और इसकी जो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो हाइट का फॉर्मूला पता है क्या आपको? पता है कि नहीं पता, जल्दी बताओ फिर हम आगे बढ़ते हैं सॉल्व करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट का सर हाँ बोलो। √3/4 टू नहीं बेटा, टू होता है, फोर तो एरिया का जी फॉर्मूला होता है, √3/4 ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है एरिया का। हाइट होता है √3/2। चलिए कुछ भी आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेंट्रोइड होता है आपका, वो किसी भी साइड को, किसी भी हाइट को 2:1 के रेशियो में बांटता है, राइट? जी ये होगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, मेरे को सवाल में ये वाला पार्ट निकालना है, आर सबके से बराबर होते हैं तो आर निकालना। तो आर को मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखिए टोटल आपका, अगर मैं मान लेता हूँ कि टोटल आपका 3 है, ये टोटल 3 है, तो ये 3 की वैल्यू √3/2 के बराबर है। मैं देखो एक जुगाड़ लगा रहा हूँ, 3 की वैल्यू क्या है, √3/2 के बराबर है। तो आपकी मुझे 2 का निकालना है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, √3/2, ठीक है, इंटू 3, ये हो जाएगी 1 पार्ट की। अगर मैं बोलूंगा कि 3 की वैल्यू √3/2, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 2 कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1/√3। कुछ नहीं किया, यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, आप भी निकाल के लगा सकते हो रेशियो प्रोपोर्शन। तो 1/√3 मतलब इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 1/√3, ठीक है। लेकिन हमने साथ में ए ले रखा है, तो एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी a/√3। इसकी वैल्यू निकल के आती है a/√3, और नीचे वाले की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है a/2√3। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी a/√3। बस आप आर की जगह पे a/√3 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे 3 इंटू एम इंटू आर की वैल्यू यानी a²/3 हो जाएगा। तो काट देंगे इसको, तो आंसर क्या निकल जाएगा फाइनली आपका ma² की आंसर निकल जाएगा। समझ में आया नहीं आया कुछ, मुझे बताइए। जी आया। अब आपका एक क्वेश्चन होमवर्क है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर आज ही मुझे भेजना है, आज नहीं कल भेजना है, ठीक है। कल मैं आज वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक भी भेज दूंगा उसकी। तो आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आपको लगेगा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन और क्वेश्चन में बहुत फर्क होगा, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के करना है इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है आपका, बाकी तो बिल्कुल सेम टू सेम एक्सेस है आपकी, ये पीपी एक्सेस है, ठीक है। बस फर्क क्या है कि मैंने इसको एम ले रखा है, इसको 2m ले रखा है, इसको मैंने 3m ले रखा है। बाकी वही इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए है, ये ए है, ए, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन मैंने पीछे लिखवाया आपको वही क्वेश्चन करना है आपको, कि मतलब सेम प्रीवियस क्वेश्चन, सेम प्रीवियस क्वेश्चन। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन मतलब आपको पहला पार्ट निकालना है, आपको आई पी पी निकालना है, और दूसरा पार्ट निकालना है आपको आई जी, जहाँ पे जी 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 क्या है आपकी, एक सेंट्रोइडल एक्सिस, नाम बोलता हूँ मैं उसका, सेंट्रोइडल एक्सिस, जो सेंट्रोइड से गुजर रही है, सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आप इन दोनों के आंसर निकालें, ठीक है। और इन दोनों के आंसर निकाल के मुझे आपको कल भेजना है किसी भी हालत में, ठीक है। कर लोगे ना? सर कल मेरा एग्जाम है, तो कल तो परसों तक भेज कल किसी का एग्जाम है आपका? दो। इंग्लिश का लॉकडाउन ने इतनी बुरी हालत कर दी है कि भाई बच्चों के अब क्लास 11th में भी इंग्लिश के वो भी खास ओरल टेस्ट हो रहे हैं। तो मैं बचपन, मुझे याद नहीं कि बचपन में हमने कब थर्ड फोर्थ में ओरल टेस्ट छोड़ दिए थे शायद, उसके बाद ओरल टेस्ट कभी हुआ ही नहीं हमारा। और लॉकडाउन क्या क्या खिलाया था। चलो ठीक है। अरे इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, मतलब मुश्किल से आपको एक क्वेश्चन है, एक काम करो, इस क्वेश्चन की आप आपके स्क्रीन पर आ रहा है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अभी करके भेज देना मुझे क्लास के बाद। इतना तो कर सकते हो, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे इसको, ठीक है। सर अभी, लेकिन क्लास के बाद, क्लास के बाद, क्लास नहीं, के बाद पर मुश्किल स्टिल से, एक कल के लिए प्रिपेयर तो करना है। नहीं आपको फिर भी करना होगा, 5 मिनट लगेंगे ज्यादा, 5 मिनट से आपको 1 मिनट ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं मैं करना, समझ बस रही हूँ, पर ओके ट्राई कर रही हूँ। इस पीछे वाले क्वेश्चन को रिपीट करना है, जब नए वाला क्वेश्चन हो रहा है इसको करना है। तो इस क्वेश्चन करने में मुझे 5 मिनट लगे, तो आपको 5 मिनट लगेंगे, 3 4 लगने चाहिए। चलो ट्राई करना अपने तरफ, ठीक है, करने का ट्राई करना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलो जी ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें अगर हम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हमने अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है पॉइंट मासेस के लिए। अभी तक जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है वो पढ़ा है पॉइंट मासेस के लिए। ऐसे ही हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं MOI, हम पढ़ सकते हैं फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। कंटिन्यूअस बॉडी से मेरा कहने का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस बॉडी से मेरा कहने का ये मतलब है कि आपकी ऐसी बॉडी जिनमें आपका जो मास है, बड़ी बड़ी बॉडीज, ऐसी बॉडी जिनमें आपका मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है रैंडमली। मतलब इस तरह से कोई बॉडी हो गई आपकी, इस तरह से कोई बड़ी सी, इसके अंदर पूरा आपका मास फैला पड़ा है,
और कोई मैंने आपको अचानक एक्सिस पकड़ा दी कि मुझे इस एक्सिस के अबाउट कोई कोई आपको एक्सिस दे दी कि लेफ्ट से मेरी ये एक्सिस है, यहाँ से कोई एक्सिस निकल रही है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट आपका ये घूम रहा है इस तरह से ओमेगा से, और इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ इस एक्सिस के अबाउट, तो आप कैसे निकालोगे? तो ऐसी बॉडीज जब आती है, ऐसा हमने सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ा था, इस बॉडी का टोटल मास लेस से एम है, ऐसा हमने सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ा था। जब इस बॉडी का हमें निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या करते हैं, हम इस बॉडी को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ के समझते हैं। तो मैंने क्या कहा कि उस टाइम पे जब आप फॉर्मूला लिख रहे थे तो आपने क्या लिखा था, एम आई आर आई का स्क्वायर लिखा था। बस हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम इस चीज को इंटीग्रेशन चेंज करते हैं। जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी आ जाती है, कंटिन्यूस बॉडी आती है डिस्ट्रीब्यूशन, और क्योंकि बॉडी को हमने छोटे छोटे मास में तोड़ा है, छोटे छोटे मास का मतलब क्या होता है, डीएम डीएम के हम छोटे छोटे एलिमेंटल मास में तोड़ देंगे इसको। यहाँ पे हम डीएम लिख देंगे और उस डीएम की दूरी क्या होगी, यहाँ से कुछ आर दूरी होगी, उसके आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और बेटर तरीके से हम इसको आर स्क्वायर डीएम के तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से अगर बात करें तो बेटा आपके सिलेबस में, फिर से अगर बात करें तो आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आपके सिलेबस में सिर्फ सिमेट्रिक बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले गए हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली सिमेट्रिक बॉडीज ही क्या करती है, रोटेट करती है। ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिक बॉडीज ही रोटेट करती है, सिमेट्रिक के अलावा बॉडीज रोटेट कर सकती है। लेकिन आप किसके अबाउट पढ़ते हो, आप सिमेट्रिक बॉडीज के लिए जनरली आप पढ़ते हो। तो कुछ स्पेशल बॉडीज हैं और कुछ स्पेशल एक्सेस हैं जिनके अबाउट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो है आपकी क्या क्या, तो आपकी मैं सामने मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट हो गई एक यूनिफॉर्म रॉड, फर्स्ट हो गई आपकी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, मास एम एंड लेंथ एल की यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम पे ये नहीं कि फॉर्मूला याद कर लिया, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि आप किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे हैं। तो अगर आपके पास में ये एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं एंड एक्सिस, ये एक मास एम और लेंथ एल की एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसके एक एंड से निकलने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, वो है एम एल स्क्वायर बाय 3। और अगर सेंटर से निकलने वाला जी है सेंटर, अगर सेंटर से निकलने, इसको हम बोलते हैं आपका सेंटर एक्सिस या मिड पॉइंट एक्सिस बोलते हैं कभी कभी, ये मिड पॉइंट एक्सिस। ठीक है, तो सेंटर से निकलने वाली जो एक्सिस होती है उसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे बेटा आपके पास में, और कुछ चारा नहीं है, तो डिराइव आपको करना नहीं है, डिराइव आपको सिलेबस में नहीं है। तो एम एल स्क्वायर बाय 12 इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर। नेक्स्ट बॉडी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट बॉडी आपकी हो जाएगी एक सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आगे दिक्कत होगी याद, क्योंकि आईआईटी नीट में सब जगह फॉर्मूले पूछ जाते हैं। एक सर्कुलर रिंग, अब सर्कुलर रिंग मान लीजिए आपकी इस तरह से रिंग है, सामने से अगर आप देखते हो सर्कुलर रिंग है। ठीक है, वही है ऑफ मास एम, मास एम एंड रेडियस आर, सर्कुलर रिंग आपको देखिए। इस केस में आपको एक्सेस कौन सी देखनी होंगी, दो एक्सेस दी जा सकती है। एक एक्सेस होती है जिसको हम बोलते हैं आपका, फर्स्ट होता है आपको जिसको हम बोलते हैं आपका डायमेट्रिकल एक्सिस या डायमेट्रल एक्सिस। डायमीटर एक्सिस मतलब ऐसी एक्सिस जो कि इसके डायमीटर से गुजर रही है, क्योंकि इसका डायमीटर हर जगह से बराबर है। दिस बॉडी इज वेरी सिमेट्रिक, दिस बॉडी इज वेरी सिमेट्रिक, क्योंकि हर जगह से सिमेट्रिक है। डायमीटर क्या होता है इसके प्लेन में, तो सबके अबाउट क्या होगा, आई आई हो गया। याद रखना डायमीटर हमेशा प्लेन में होता है बॉडी, तो आई किसी के अबाउट निकालो। ठीक है, तो हमारे लिए काम की तो दो होती है, एक तो ये होती है एक्स एक्स और एक होती है वाई वाई। तो इन दोनों के अबाउट अगर मैं इसको एक्स एक्स ले लूं और इसको मैं वाई वाई ले लूं, तो दोनों के अबाउट सेम ही निकल के आती है, दोनों डायमीटर, क्योंकि डायमीटर से गुजरने वाली एक्सिस को हम डायमीटर एक्सिस बोलते हैं, जो कि प्लेन में भी हो बॉडी की। तो ये आई निकल के आता है इसका, इसका फॉर्मूला निकल के आता है बेटा एम आर स्क्वायर बाय 2, इसका फॉर्मूला निकल के आता है एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, एक और एक्सेस है इसकी, दूसरी एक्सेस जो कभी कभी और मैक्सिमम टाइम वही पूछ जाती है, वो है ऐसी एक्सेस पासिंग थ्रू, पासिस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, पासिस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रे। देखने में कैसी लगेगी, अगर मैं सामने देखूंगा तो मुझे ऐसी दिखेगी कि यहाँ से गुजर रही है इस तरह से। ठीक है, जैसे जेड जेड आप याद कर लेते हो, जेड जेड वाली, या फिर अगर मैं इसको ऐसे दिखता हूँ, ये रिंग है आपकी, तो वो आपको इस तरह की दिखेगी जेड जेड है। तो इस केस में जो आपके फॉर्मूला निकल के आता है आई जेड जेड को बोल दूंगा यहाँ पे, वो फॉर्मूला आपका निकल के आता है एम आर स्क्वायर। इसी तरीके से सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आगे जो मतलब बड़े बड़े सवाल करते हैं आईआईटी नीट या फिर आपका किसी भी और एग्जाम में एनटीएससी या ओलंपियाड में, उसमें दिक्कत होगी। तो फॉर्मूला रटे हुए होने जरूरी। ठीक है, तो अपना टाइम लेना आराम से और फॉर्मूला याद करना। देखिए
नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड जो बॉडी है आपको, वो होती है आपकी सर्कुलर डिस्क। थर्ड जो बॉडी होती है वो होती है आपकी सर्कुलर डिस्क। अगर इसकी हम बात करें तो सर्कुलर डिस्क में भी आपकी भाई पहला क्या हो सकता है आपका डायमेट्रल एक्सिस, ये भी सर्कुलर है तो इसमें भी डायमीटर होगा, डायमेट्रल एक्सिस। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये आपका हो गया डिस्क। डिस्क में क्या खास बात होती है, डिस्क में क्या खास बात होती है, डिस्क ऐसी चीज है जिसके अंदर आपका मास भरा होता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ डायमीटर एक्सिस की, तो डायमीटर एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी, डायमीटर डायमीटर का मतलब कि आपका ऐसी लाइन जो कि डायमीटर से गुजरती है, एक लाइन ये भी डायमीटर से गुजर रही है, ये भी और ऐसी बहुत सारी लाइन है जो डायमीटर से गुजर रही है, आपको सिर्फ दो से मतलब है, क्योंकि आप आई एक्सिस और वाई वाई के चक्कर में बात करते हो तो ये एक्सिस वाली हो गई और ये वाई वाई वाली हो गई। यहाँ पे दोनों जगह क्या हो जाएगा आपका आई एक्सिस और आई वाई वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा, जैसे आपका इस केस में भी आई एक्सिस और आई वाई वाई क्या थे आपके बराबर थे, इस केस में भी आई एक्सिस और आई वाई वाई क्या थे आपके बराबर थे। यहाँ पे एक्सिस और वाई वाई दोनों ही आपके डायमेट्रल एक्सिस है जो डायमीटर से गुजर रही है, ठीक है। इस केस में जो आंसर आता है आई का वो निकल के आता है बेटा एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 4, बिल्कुल इस तरह से याद होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका, इसी में आपकी जो दूसरी एक्सिस पूछ लेता है कई बार, वो होती है आपकी बेटा इट इज योर एक्सिस passes center and perpendicular to the plane of and perpendicular to the plane and perpendicular to the plane। उसी तरह से जैसे अभी हमने आपका रिंग पढ़ा था प्लेट, तो अगर हम उसकी बात करें तो मैंने बोल दिया कि जैसे आपकी ये क्या हो गई, आपकी इस तरह से हो गई डिस्क, इस तरह से हो गई डिस्क, ये हो गई आपकी डिस्क। और अगर आप इसको दूसरे वे में करें तो दूसरे वे में आप इसको इस तरह से देख सकते हो, समझाऊंगा मैं दोनों क्या बताना चाह रहा हूँ। ये एक्सिस कैसे दिखेगी आपको, ये एक्सिस आपको इस तरह से दिखेगी कि आपकी एक्सिस कहाँ से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है, ठीक है। आपकी एक्सिस कहाँ से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है, ये हो गया आपका सेंटर, लेकिन प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, सेंटर से गुजर रही है, इस तरह से गुजर रही है, तो जेड से टाइप की हो गई। इसको मैं अगर और अच्छे से बनाना चाहूँ, ठीक है, इसको मैं और अच्छे से बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ आपकी इस तरह की एक्सिस हो गई है, सेंटर से गुजरी और प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, इस तरह की एक्सिस। तो आपका इस टाइम पे जो आपका एक्सिस का फॉर्मूला होगा, ये हमेशा जेड जेड हो ऐसा जरूर नहीं है, आपको ये नाम से याद करना पड़ेगा पूरा, पासेस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। जेड जेड तो मैंने आपको बस एक तरीका समझाने के लिए बता दिया था। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाय 2, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस which passes through center and perpendicular plane of the disk। ये पूरा इस तरह से आपको याद होना चाहिए। फोर्थ हम नई और बॉडी के बारे में बात करें तो मैक्सिमम आपके सिलेबस में सर्कुलर बॉडीज है, आपके केस में क्या है आपकी सर्कुलर बॉडीज यहाँ पे जिनके आपको याद करने हैं। तो ये आपके मैंने आपको रिंग बता दी, आपको बता दी। अब इसी तरह से आपके सिलेबस में तीन और बॉडीज है, उनको मैं तीनों को यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। एक तो बहुत सिंपल सी हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है। अगर हॉलो सिलेंडर की बात करें तो हॉलो सिलेंडर के लिए आपको क्या बोल सकता है, हॉलो सिलेंडर के लिए आप बोल सकते हैं, हॉलो सिलेंडर मतलब जो अंदर से क्या है आपका खाली है, इस टाइप सिलेंडर है आपका जो अंदर से क्या है खाली है, इस टाइप से। तो इसकी जो एक्सिस होगी, इसकी तो एक ही एक्सिस होती है, हम जानते हैं इसकी जो सेंटर से गुजरती है वो एक ही एक्सिस होती है, जो सिलेंडर की एक्सिस होती है, सिलेंडर की एक्सिस ऐसी होती है, वो एक्सिस होती है एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट बात करें, ये अगर आपकी एक्सिस हो गई तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है, आपको यही पूछेगा, वो होता है आपका एम आर स्क्वायर, ठीक है। आपको कैसा होता है एम आर स्क्वायर, याद रखो ये रिंग की तरह होता है, रिंग की तरह। रिंग का जो फॉर्मूला था, रिंग के अगर तुम फॉर्मूले को याद करो तो रिंग का फॉर्मूला ये वाला देखिए, तो ये ऐसे ही तो है एक्सिस, मतलब ऐसे ही अगर आपको उसको मैंने ऐसे बना दिया रिंग को, तो यहाँ से निकलने वाली एक्सिस जेड जेड ही तो होगी, इसका फॉर्मूला क्या है एम आर स्क्वायर, तो वैसे आपका फॉर्मूला है इसका भी एम आर स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम पढ़े आपका नेक्स्ट अगर हम पढ़े यहाँ पे तो नेक्स्ट हो जाएगा आपको जिसको बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में क्या फर्क होगा, बस उतना ही फर्क होगा जितना आपका डिस्क और एक रिंग में होता है, क्या कि हॉलो सिलेंडर के अंदर आपका क्या होगा बेटा, अंदर उसका मास भरा होगा। हॉलो सिलेंडर के अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका मास फिलअप होता है, यहाँ पे मास फिलअप होगा। तो इसकी एक्सिस क्या होगी सर, इसकी एक्सिस भी वही एक्सिस होगी जैसे आपकी सिलेंडर की एक्सिस होती है, तो ये होगी एक्सिस, ठीक है। आप इसकी एक्सिस की बात याद करेंगे तो ये एक्सिस हो गई इसका, इसका जो फॉर्मूला होता है इस एक्सिस अबाउट वो होता है आपका एम आर स्क्वायर बाय 2। आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपकी किसकी तरह दिखेगा, आपको डिस्क की तरह दिखेगा फॉर्मूला। कैसे देख लेते हैं पीछे, डिस्क की बात है तो डिस्क, अगर आप डिस्क को ऐसे बना लेते,
इसको आप ऐसे बना देते हो, तो यही तो एक्स होती है आपकी जो ऊपर आपको दिख रही है। इस टाइप से जेड जेड ही होती है, फॉर्मूला क्या होता है mr²/2। ये भी फॉर्मूला क्या है mr²/2, दिस की तरफ फॉर्मूला याद करना है इसका। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं आपका लास्ट एक और है आपके सिलेबस में, जो कि है 6, जिसको हम बोल रहे हैं स्फीयर। अब कई बार क्या होता है ना, स्फीयर को देख के बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, कौन सा स्फीयर, हॉलो स्फीयर या आपका सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो अगर सिर्फ स्फीयर बोला गया है तो आप इसको सिंपली सॉलिड स्फीयर ले सकते हैं। याद रखना, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्फीयर बोला जाए तो आप इसको क्या बोल सकते हो, सॉलिड स्फीयर की तरह ही मान सकते हो। अगर आपको हॉलो स्फीयर उसको बोलना होगा तो अलग से बोलेगा आपको कि इट इज अ हॉलो स्फीयर। अगर आपको उसमें बोलना होगा कि हॉलो स्फीयर क्या आंसर होता है तो अलग से आपसे बोलेगा हॉलो स्फीयर। तो इस केस में आपका, अगर मैं आंसर की बात करूँ तो वो क्या होता है आपका सॉलिड स्फीयर की। अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड स्फीयर कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा कि एक बॉल की तरह। सॉलिड स्फीयर कैसा हो जाएगा आपका, एक बॉल की तरह। तो ऐसी बॉल जो हर तरफ से क्या होती है आपकी, सिमेट्रिकल होती है, कहीं से भी कोई भी एक्स ले लो, चाहे आप इसमें चाहे आप इसमें कोई भी एक्स ले लो, चाहे आप इसमें एक्स एक्स ले लो, वाई वाई ले लो, जेड जेड ले लो, कोई भी रैंडम एक्स जो आप लेना चाहते हो, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल बॉडी होती है, कहीं से भी इसका कोई भी ले लो। इस केस में आपके सारे के सारे कोई भी एक्सिस में आप ले लोगे जो सेंटर से गुजर रही हो, उन सब में आपके आई 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 सब जगह इसकी वैल्यू क्या होगी, आई आई। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जेड। याद रखेंगे तब जब ये सारी इतनी सारी एक्सिस कहाँ से गुजर रही होंगी आपकी एक्सिस। इसमें भी मैं कौन सी एक्सिस बात कर रहा हूँ, डायमेट्रल एक्सिस की बात कर रहा हूँ बस। जो भी एक्सिस आपकी सेंटर से गुजरती है उसको हम डायमेट्रल एक्सिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह सिमेट्रिकल होती है, बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है आपकी। तुम चाहे कहीं से भी ले लो तो इसको हम बोल सकते हैं सारे सारे क्या हो जाएंगे आपके, बराबर हो जाएंगे। और इस केस में जो बेटा फॉर्मूला, सॉरी इस केस में जो आपका फॉर्मूला, इसको मैंने जेड जेड बोल दिया, इस केस में जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है, किसी भी केस में आप निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2/5 mr²। 2/5 mr² will be the formula of moment of inertia of a body of a solid sphere taken about an axis of diameter passing through the diameter। ठीक है, तो ये सारी बॉडी है बेटा आपके सिलेबस में। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे विद टाइम ऑब्वियसली। जब आप आगे आगे सिलेबस पढ़ेगा तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद भी होंगी, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी है। किसी भी एग्जाम में ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, डायरेक्टली पूछेगा बताइए सॉलिड स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, हॉलो स्फीयर का, और कुछ कुछ बॉडीज के और भी फॉर्मूले हैं जो कि हम आगे जैसे सवाल बढ़ाएंगे आईआईटी नीट का किसी और एग्जाम सवाल करेंगे तो हम आपको वो फॉर्मूले भी वहाँ पे समझा देंगे, बट लेकिन अभी तक के लिए इतने फॉर्मूले। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आपका एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन पढ़ा टॉर्क के साथ में, हमने आपका इक्विलिब्रियम का एक बड़ा सा सवाल भी किया हमने वहाँ पे, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा। ठीक है, आज की क्लास में हम यही खत्म करते हैं, लेकिन अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म नहीं हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अभी एक दूसरा टॉपिक, एक सेकंड टॉपिक बचा है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें आपकी दो थ्योरम होती है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है, और उनके बेस्ड सवाल भी होते हैं, अच्छी थ्योरम्स है। और ये मान के चलिए कि यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल आएगा तो ये मान के चलिए कि आपका वो इन दो थ्योरम से फॉर्म क्वेश्चन जरूर आता है। ये खत्म होने के बाद में ये मान के चलिए लगभग आपका चैप्टर समाप्ति की ओर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये मान के चलिए उसके बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लेक्चर की ये क्लास, 2 लेक्चर का एक चैप्टर बचा है। ठीक है, जिसमें एक लेक्चर में हम अभी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे अबाउट एन एक्सिस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे उसके बाद हम सवाल आएंगे, जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है वो हम अलग से पढ़ेंगे, और इस चैप्टर खत्म होने के बाद में फिर हम आपका केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को हम यही खत्म कर रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।